पिछली क्लास में हम इंडियन ज्योग्राफी में मानसून वगैरह चैप्टर कर रहे थे, तो अब हम दक्षिण पश्चिम मानसून यानी कि साउथ वेस्ट मानसून में एंटर कर रहे थे। वहाँ पर हमने क्लास एंड की थी। वहाँ से आगे जाने के लिए पहले आपको ट्रेड विंड्स के बारे में पता होना चाहिए, तो पहले थोड़ा वो देख लेते हैं। ये 0 डिग्री यानी कि कौन सा पार्ट है? इक्वेटर का। एक बार पेन को भी रख दीजिए, सिर्फ समझेंगे भी। कौन सा पार्ट है ये? इक्वेटर का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चमकता है? सूर्य। सूर्य की किरणें आएगी। ये जो लाइन खींचे ना, ये देखो हम दो पार्ट में समझेंगे। ये हमारा ये वाला ज़मीन वाला पार्ट है, ठीक है। अब मैं ऊपर करूँगा तो इसका मतलब ऐसी ऊंचाई में जाएंगे हम, ठीक है। यानी कि हम कहाँ पे जा रहे हैं? स्पेस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो सन गर्म करेगा तो इसके ऊपर क्या है? हवा है, विंड्स है, ठीक है। इसके ऊपर जो एयर है, एयर को सन गर्म कर रहा है। तो अगर कोई सी भी चीज़ को गर्म करेंगे तो वो फैलती है फिर सिकुड़ती है। जैसे कि सपोज कीजिए आइस है, आइस को अगर हम गर्म कर रहे हैं, गर्म करेंगे तो वो फैलेगी या फिर सिकुड़ेगी? फैलेगी। तो यहाँ पर एयर है 0 डिग्री के सरफेस के ऊपर, तो यहाँ से सन की रेज आ रही है, सन की रेज आके इसको गर्म करेगी। जो एयर है फिर यहाँ से ऊपर उठेगी या फिर नीचे बैठेगी? गर्म होने के बाद में कोई सी भी चीज़ हल्की होती है या भारी होती है? हल्की होती है। हल्की होकर वो क्या करने लगेगी? ऊपर उठेगी। तो यहाँ से जो एयर है वो ऊपर उठेगी। ऊपर उठ के कहाँ तक जाएगी? ऊपर उठ के ये एयर जाएगी ट्रोपोपोज तक। थोड़ी एक चीज़ और समझ लेते हैं, इसके लिए एक चीज़ और काम आएगी। अब ऊपर जाएगी ना तो ये एयर ठंडी होने लग जाएगी। आपके मन में आ रहा होगा ये ठंडी कैसे होगी? नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। देखो ये सरफेस है, मान लेते हैं यहाँ से सन की रेज आ रही है, जो सन की रेज जो आ रही है तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सन की रेज नहीं बोलते इसको, टेक्निकल वर्ड में बोलेंगे हम सोलर इंसोलेशन होता है। जो यानी कि सोलर जो आ रही है तो जो रेडिएशन होगी इसको बोलेंगे शॉर्ट वेव रेडिएशन। क्या बोलेंगे? शॉर्ट वेव रेडिएशन। इंग्लिश में ये बोलेंगे। हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे लघु तरंग विकिरण। क्या बोलेंगे? लघु तरंग विकिरण, ठीक है। अब ये जो अंतरिक्ष से एंटर कर रही है तो हमारे एटमॉस्फेयर को मतलब पार करते हुए आएगी। तो यहाँ के ऊपर यहाँ पे हमारा है एटमॉस्फेयर। क्या है हमारा? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को पार करके कौन आ रही है? शॉर्ट वेव रेडिएशन। एक बात बताइए, जब शॉर्ट वेव रेडिएशन यहाँ से जब आ रही है तो इसके अंदर पावर ज़्यादा होती है। तो ये जब यहाँ से इसको पार करके आ रही है तो पार करके हमारे अर्थ के सरफेस तक पहुँच गई। पहुँचने के बाद में इसने पार क्यों किया? क्योंकि अभी इसके अंदर पावर है। इसके अंदर क्या है? पावर है। तो इसने एटमॉस्फेयर को पार कर लिया और अंदर आ गई, हमारी सरफेस तक पहुँच गई। अब सरफेस में टकराई और टकराने के बाद में ये यहाँ से जाने लगती है। लेकिन अब यहाँ से टकराने के बाद में इसकी पावर कम हो गई। अब मैं बॉल को सपोज को इसे ज़ोर से फेंकूंगा, ठीक है। अब जिस स्पीड से मैंने फेंका है तो क्या वापस उसी स्पीड से आएगी? नहीं आएगी। उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। एक बार इसी हिसाब से समझना। तो ये जो शॉर्ट वेव रेडिएशन आती है ना, तो ऐसे करके होती है, ये शॉर्ट वेव रेडिएशन। अब जब जा रही है तो ये क्या हो गई? लॉन्ग वेव रेडिएशन। वेव्स में देखो यहाँ पे लॉन्ग हो गई और यहाँ पे क्या थी? शॉर्ट। समझ में आ रहा है? तो जो इनकमिंग रेज है तो इसको बोलते हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन, और जब जा रही है तो इसको बोलते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन। अब हमारे जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के अंदर क्या क्या होता है? इसमें होते हैं साल्ट के पार्टिकल्स होते हैं, नमक के कण होते हैं, धूल के कण होते हैं, मिट्टी के कण होते हैं, ये सब कण होते हैं, पानी के कण होते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए सुबह का जब टाइम होता है तो खिड़की से हम जब देखते हैं तो वहाँ पे कुछ डस्ट पार्टिकल हमें उड़ते हुए दिखाई देते हैं ना सुबह। तो उनको बोलते हैं हम अस्पियम। क्या बोलते हैं? अस्पियम, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स। क्या बोलते हैं? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स, एसपीएम ये बोलते हैं।
तो जब शॉर्ट वेव रेडिएशन आ रही है, आ तो गई, अब जाने के टाइम में क्या होता है, जो एसपीएम होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स, या फिर हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ गैसेज भी पाई जाती है। जैसे कि कौन कौन सी गैसेज? कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, नाइट्रोजन भी पाई जाती है, ठीक है, और कौन कौन सी पाई जाती है? आर्गन वगैरह, जो भी गैसेज पाई जाती है वो सारी गैसेज यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। तो ये गैसेज क्या होती है, ये गैसेज जब ये लॉन्ग वेव रेडिएशन जा रही है तो इसकी पावर कम है, तो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो इसको थोड़ा रोक देता है कि नहीं बेटा यहीं पे रुक जा। अब ये जो रेडिएशन यहाँ से आ रही है, तो यहाँ पे किसने रोका है? एटमॉस्फेयर ने। एटमॉस्फेयर ने रोक लिया तो ये थोड़ा ज़्यादा पार्ट रोकेगा, तो ये गर्म होती है, गर्म होती है, ऊपर से गर्म नहीं हो रही, टकराने के बाद में ये जो रेज है इसका कुछ पार्ट यहाँ पे रह जाता है। तो यहाँ पे मान लीजिए टेम्परेचर हो जाएगा 20 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे कुछ गैस अटक गई एसपीएम में, या फिर हमारी जो गैसेज है वहाँ पर ये जो रेज है वो कुछ अटक गई, तो यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होगा। फिर यहाँ से कुछ पार्टिकल यहाँ से चला जाता है, रेज का ऊपर चला जाता है। यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी रुकी थी, ऊपर कम क्वांटिटी रुकेगी, किसकी? रेज की, लॉन्ग वेव रेडिएशन की। तो यहाँ पर टेम्परेचर इसकी तुलना में कम होगा, यहाँ पे 15 डिग्री मान लें, समझ में आ रहा है। फिर यहाँ से कुछ पार्टिकल और ऊपर चला जाएगा, थोड़ा और कम, तो यहाँ से यहाँ की तुलना में यहाँ पे कम होगी, तो यहाँ पे कितना टेम्परेचर होगा? 10 डिग्री, ऐसे करके यहाँ पे 9 डिग्री, ऐसे करके यहाँ पे 8 डिग्री। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, जब हम सरफेस से ऊपर की ओर जाते हैं, जब हम सरफेस से ऊपर की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है या फिर ज़्यादा होता है? कम हो रहा है, यानी कि जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है तो टेम्परेचर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इतनी चीज़ समझ में आई? ठीक है, हमारा काम हो जाएगा इतने से। अब यहाँ से एयर गर्म हुई थी, गर्म होके ऊपर जा रही है, इतना सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ रखा है। तो ऊपर जाते जाते अब ये हवा जो है, अब यहाँ पे देखो हाइट बढ़ रही है तो टेम्परेचर कम होगा, क्यों होगा? समझ में आ गया? ठीक है, तो टेम्परेचर यहाँ पे कम होगा, तो ये हवा ट्रोपोपॉज तक पहुँचते पहुँचते क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। अब ठंडी हो जाएगी तो कोई चीज़ जब ठंडी होती है तो भारी होगी या फिर हल्की होगी? भारी। भारी होके वो नीचे बैठती है या फिर ऊपर उठती है? नीचे बैठेगी। तो यहाँ से ये जो हवा है वो नीचे बैठने लगेगी। लेकिन हमारा जो अर्थ है वो सारा साइकिल सिर्फ इतना ही काम थोड़ी ना करता है। ये 0 डिग्री था, यहाँ से हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ रही थी, ठीक है। अब साथ साथ में क्या होता है, हमारी अर्थ रोटेट भी करती है, घूमती रहती है। तो घूमती है तो जैसे टकराएगी, मान लेते हैं ये ट्रोपोपॉज, यहाँ से एयर गर्म होके ऊपर आई तो टकरा के क्या हो रही है? फैल गई। देखो टकरा के फैल गई, दोनों साइड में फैली है। तो ये टकरा के इसका कुछ पार्ट इस साइड जाएगा, इसका कुछ पार्ट इस साइड जाएगा, जैसे ये गया है, ठीक है। हवा गई है, टकरा के फैल गई, उसी तरह ये हवा दोनों साइड में टकराने के बाद में इधर उधर चली जाएगी। अब साथ में अर्थ रोटेट कर रही है, तो ये जो हवाएं हैं ठंडी हो गई है, साथ में ठंडी भी हो रही है और साथ में रोटेट भी कर रही है। हम जब बाइक पे, मोटरसाइकिल पे, किसी पे चलते हैं, हमारे पसीना आ रखा होता है, जब हम तेज़ी से चलते हैं तो वो पसीना सूखने लगता है, ठंडा, हमें ठंडक महसूस होती है। उसी तरह जब अर्थ रोटेट करती है तो ये जो हवाएं ऊपर उठी थी, ये गर्म थी, ये और ज़्यादा ठंडी होगी। जैसे जैसे घूम रही है वैसे वैसे और ज़्यादा ठंडी होगी। तो ये ठंडी होके कहाँ तक पहुँचेगी? ये लगभग 30 डिग्री का जो हमारा अक्षांश रेखाएँ हैं, जो लेटीट्यूड है, यहाँ तक आते आते ये हवाएं एकदम भारी हो जाती है और एकदम ठंडी हो जाती है, और यहाँ पर ये क्या होने लग जाती है? नीचे उतरने लग जाती है। 30 डिग्री ये नॉर्थ वाला पार्ट है और ये 30 डिग्री साउथ वाला पार्ट है। ये समझ में आ रहा है 30 डिग्री नॉर्थ साउथ क्या है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो ये यहाँ पे उतरने लग गई। तो एक बात बताइए, अब यहाँ पर जो सरफेस है, अब यहाँ से हवाएं ऊपर उठ रही है, पहले यहाँ पे हवा थी, अब यहाँ से ऊपर चली गई, तो यहाँ पे अब हाई प्रेशर बचेगा या लो प्रेशर बचेगा? हवा यहाँ से चली गई, लो प्रेशर, तो यहाँ पे मैं हाई लिखूँ या लो लिखूँ? लो प्रेशर। तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर है? लो प्रेशर। अब यहाँ पर हवाएं नीचे उतर रही है, यहाँ पे पहले कुछ नहीं था, अब इसके ऊपर मैं ये हवाएं उतार रहा हूँ, तो यहाँ पे अब हाई प्रेशर होगा या लो प्रेशर होगा? हाई प्रेशर। तो यहाँ पे होगा हाई प्रेशर और यहाँ पर भी होगा हाई प्रेशर। इतनी चीज़ सबको समझ में आ गई? ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे है 60 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पर भी 60 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ और साउथ, यही होगा 60 डिग्री नॉर्थ। इतना सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो ये 90 डिग्री नॉर्थ वाला पार्ट है, तो इसका मतलब आर्कटिक वाला पार्ट है ये सबसे ऊपर वाला, तो यहाँ पे सन की रेस ज़्यादा पहुँचती है या कम पहुँचती है? ये 90 डिग्री वाला पार्ट है और सन की रेज हाईएस्ट कहाँ तक पहुँचती है? यहाँ तक ही पहुँचती है, मतलब डायरेक्ट सन यहाँ पे आता है। इसके ऊपर जो सन की रेज है वो तिरछी जाती है, तो यहाँ पे सन की रेज कम पहुँच रही है, तो कम पहुँचेगी तो ये वाला क्षेत्र ठंडा होगा या गर्म होगा? ठंडा होगा। तो ठंडा होगा तो यहाँ की जो हवाएं होगी वो ठंडी होगी या गर्म होगी? ठंडी होगी। और ठंडी चीज़ ऊपर उठेगी या नीचे बैठेगी? नीचे बैठेगी। देखो सब तो आप बता रहे हो, बस यहाँ पे हवाएं नीचे उतर रही है। और सेम टू सेम यहाँ पर भी हवाएं ऊपर उठेगी या नीचे बैठेगी? नीचे बैठेगी। ये नीचे बैठ गई, ये बैठ गई। तो हाई प्रेशर होगा या लो प्रेशर होगा ज़मीन पे? यहाँ पे हाई प्रेशर, तो यहाँ पे होगा हाई प्रेशर और यहाँ पर भी सेम क्या होगा? हाई प्रेशर। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब यहाँ से टकराई हवाएं, टकराने के बाद में अब ये जो हवा है इसका कुछ पार्ट यहाँ पे गया और ये जो हवा नीचे टकराई इसका कुछ पार्ट यहाँ पे आया और कुछ पार्ट इधर गया। समझ में आ रहा है? जैसे ही टकराई, जैसे ऊपर जाके इधर उधर फैल रही थी वैसे नीचे टकराने के बाद इधर उधर फैलेगी। सेम टू सेम ये भी ज़मीन पे नीचे टकराई, ये भी एक पार्ट इधर जाएगा और एक पार्ट इधर जाएगा, एक पार्ट इधर गया और एक पार्ट इधर गया। ये भी सेम है, तो इसका एक पार्ट इधर आएगा। इतने में किसी को डाउट नहीं है? अब एक बात बताना, इधर वाली जो हवा है ये ठंडी वाली है गर्म वाली है? ठंडी वाली, तो ये इधर वाली ठंडी हवा है और इधर वाली गर्म हवा थी थोड़ी, क्योंकि ये इक्वेटर के पास में है ना, तो यहाँ पे सन की रेज डायरेक्ट जाते हैं, तो ये इसकी तुलना में गर्म हवा है। तो ये वाली ठंडी हवा और ये वाली गर्म हवा, ये दोनों हवा ऐसे आएगी, ऐसे आके ऊपर उठने लगेगी। ठीक है। जब दो चीज़ें ऐसे करके मिलती है तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अभिसरण। क्या बोलते हैं? अभिसरण। अभिसरण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंस। क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंस। अब याद आ रहा है कुछ किया था हमने ऐसा कुछ? अब सेम टू सेम जब दो हवाएं एक दूसरे से दूर जा रही है, ऐसे एक हवा इस तरफ जा रही है और एक हवा इस तरफ जा रही है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अपसरण। क्या बोलेंगे? अपसरण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंस। समझ में आ गया? ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो अब मैं इसको एकदम टेक्निकल वर्ड में बोल दूं, 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ से गर्म हवा और 90 डिग्री साउथ से ठंडी हवा 60 डिग्री के अक्षांश पर अभिसरित होकर ऊपर उठने लगती है। लैंग्वेज समझ में आ रही है? 30 डिग्री साउथ से गर्म हवा, 90 डिग्री साउथ से ठंडी हवा 60 डिग्री के अक्षांश पर पहुंचकर अभिसरित होकर ऊपर उठने लगती है। समझ में आ गया? ये ऊपर उठने लग गई और सेम टू सेम यहाँ से भी ऊपर उठने लग गई। अब एक बात बताओ फिर वापस, अब यहाँ से हवाएं ऊपर उठ रही है इस वाले पार्ट से, तो नीचे यहाँ पे हाई प्रेशर रहेगा, लो प्रेशर होगा? लो प्रेशर। यहाँ से हवाएं ऊपर उठ गई ना, तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर हो गया? लो प्रेशर। सेम टू सेम यहाँ पर कौन सा होगा? लो प्रेशर। इतनी बात पल्ले पड़ी या ना पड़ी? ठीक है। अब आगे चलो, पहले ये बना लो, जिसके नहीं बनाया हुआ जल्दी फटाक से बनाओ इसको। अब सेम टू सेम यहाँ से भी देखो, एक पार्ट इधर जाएगा, एक पार्ट इधर जाएगा, एक पार्ट इधर जाएगा, इधर भी एक पार्ट इधर जाएगा और एक पार्ट इधर जाएगा।
कौन सी? इसको फ्रंट बोलते हैं। ये हमारा आगे चैप्टर आएगा एक, जब ठंडी हवा और गर्म हवा मिल जाती है ना, तो ये फ्रंट बोलते हैं इनको, फ्रंट इंग्लिश में। -90 नहीं है, वो सिर्फ 90 ही है। इंडिया का कैसे होगा? 90 डिग्री पे नॉर्थ पोल आ जाएगा ना। ये देखो, ये क्या था? ये अर्थ है, ये 0 डिग्री वाला पार्ट है, ये 30 डिग्री वाला पार्ट है, यहाँ पे 60 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, अब एक पार्ट इधर चला जाएगा और एक पार्ट हमने ऐसे करके खोल दिया इसको, अर्थ को। ठीक है ना, हमने यहाँ से खोला अर्थ को। अब ये वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा। समझ में आया? तो हमने ऐसे करके अर्थ को ओपन किया है इसको। हो गया नोट? जल्दी करो, आज वो भी तो स्टार्ट करवाना था ना। क्या? हाँ, ऐसे चलती है। अब देखो, इसी को ना आपके नाम दे देते हैं। अब देखो, एक पूरा ये सेल बन गया, एक साइकिल बन गया। देखो, यहाँ से उठ रही है, इधर आ रही है, नीचे बैठ रही है, इधर चल रही है। एक साइकिल बन गया ना पूरा एक। इसी को बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल। फिर इनको नाम दे दिया जाता है। ये हो जाएगी हेडली सेल, ये वाली फेरल सेल और ये वाली पोलर सेल। सेम टू सेम इधर हेडली सेल, फेरल और पोलर। फेरल, पोलर, हेडली। हो गया? चलें आगे। हेडली, होने दो यार, कोई बात नहीं, टेढ़ी हो गई तो आप समझो बस। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। ये 30 डिग्री, 60 डिग्री, ये साउथ है ना, 30 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ और 90 डिग्री साउथ। इतने में किसी को दिक्कत नहीं है? ठीक है। अब देखो, हमने 0 डिग्री पे हाई प्रेशर लिखा था या लो प्रेशर लिखा था? लो प्रेशर लिखा था। यहाँ पे लिखा था लो प्रेशर। 30 डिग्री पे देखो हाई प्रेशर था, 60 डिग्री पे देखो लो प्रेशर था और 90 डिग्री पे हाई प्रेशर था। यही था, सेम टू सेम। 30 डिग्री पे हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर। अब हमने बात कर रखी है, क्या बात कर रखी है कि क्या बात की थी हमने ये बात की थी कि हवाएं जो है
हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है या फिर लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर? हाई से लो की तरफ, क्योंकि जिसके पास है वही किसी को कुछ दे सकता है। इसके पास हाई है, इसके पास हाई है, इसके पास लो है, तो हवा यहाँ से यहाँ आएगी या फिर यहाँ से यहाँ जाएगी? हाई से लो की तरफ जाएगी, है ना? यहाँ से यहाँ जाएगी या फिर यहाँ से यहाँ? यहाँ से यहाँ आएगी, आएगी। तो यहाँ से यहाँ आनी चाहिए हवा, यहाँ से यहाँ। सही बात है। लेकिन एक बात बताओ, अर्थ क्या सिर्फ स्टेबल है? स्टेबल नहीं है। अर्थ गोल गोल घूमती है। जब गोल गोल घूमते हैं ना, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगता है। उस फोर्स का नाम है कोरियोलिस फोर्स। क्या नाम है? कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस एक व्यक्ति थे, इन्होंने ये सिद्धांत दिया था, तो इन्हीं के नाम पर इस फोर्स का नाम पड़ गया कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है? कोरियोलिस फोर्स जो है, इसमें इन्होंने बोला कि अगर कोई भी वस्तु अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, तो वो जिस साइड में मूव कर रही है, जिस साइड में चल रही है, वो उस साइड के अपने राइट साइड में मूव कर जाएगी, मतलब राइट साइड में टर्न हो जाएगी। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में वो किस साइड टर्न हो जाएगी? राइट साइड। और जो साउथ हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर, इसमें वो अपने किस साइड में मुड़ जाएगी? लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में। एक नंबर पॉइंट। 2 नंबर पॉइंट ये है कि जो कोरियोलिस फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के। ये थीटा क्या है? ये थीटा को आप सीधा सीधा समझ लीजिए लेटीट्यूड। लेटीट्यूड यानी जितना ज़्यादा लेटीट्यूड होगा उतना ज़्यादा कोरियोलिस फोर्स होगा। जैसे कि अगर हमारा लेटीट्यूड 0 डिग्री है, तो यहाँ पर कोरियोलिस फोर्स कितना होगा? 0। इसका मतलब सीधा पेपर में हमारे एसएससी का चाहे पेपर हो चाहे यूपीएससी का पेपर हो, सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि अर्थ के ऊपर ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ के ऊपर कोरियोलिस फोर्स बिल्कुल भी नहीं है? तो कौन सा है? इक्वेटर। यहीं से वापस ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि अर्थ के ऊपर ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर कोरियोलिस फोर्स सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री नॉर्थ आ जाए चाहे 90 डिग्री साउथ आ जाए, एक ही बात है। यहाँ पर दोनों पे ज़्यादा पाया जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो, अब हवाएं ऐसी आनी चाहिए थी, ऐसे आनी चाहिए थी ना, लेकिन हो क्या रहा है? यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स लग रहा है। कोरियोलिस फोर्स लग रहा है, और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, साउथ सदर्न हेमिस्फीयर है? नॉर्दर्न है ना, नॉर्थ लिखा ना, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध है। ये उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस फोर्स क्या बोलता है कि कोई भी चीज़ है वो अपनी राइट साइड में मूव कर जाएगी। तो इसका राइट साइड कौन सा है? इस तरफ आ रही है, इसका मुंह ऐसे है, तो राइट साइड कौन सा हो जाएगा? ये वाला। तो ये कहाँ टर्न हो जाएगी? यहाँ पे टर्न हो जाएगी। इस साइड टर्न होगी। समझ में आया? ठीक है। उसी तरह अब यहाँ पे क्या है? हाई प्रेशर, और यहाँ पे क्या है? लो प्रेशर। तो हवा कहाँ से कहाँ जाएगी? यहाँ से यहाँ जानी चाहिए, यहाँ से यहाँ जानी चाहिए, लेकिन क्या सीधी जाएगी? वो नहीं जाएगी। कौन सा हेमिस्फीयर है? सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। तो किस साइड में मूव कर जाएगी? देखो यहाँ से यहाँ जा रही है, तो इसका मुंह इस साइड है, तो इसका लेफ्ट साइड कौन सा है? सदर्न में लेफ्ट मुड़ेगी, तो लेफ्ट साइड ये वाला है। तो ये हवा कहाँ मुड़ जाएगी? ऐसे मुड़ जाएगी। समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट? अभी कोई डाउट नहीं? ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? हाई प्रेशर। ऊपर क्या है? लो प्रेशर। हवा यहाँ से यहाँ जाएगी या फिर यहाँ से यहाँ? नीचे से ऊपर की ओर जाएगी, नीचे से ऊपर की ओर जाएगी। तो इसका मुंह यानी इस साइड होगा, वापस इस साइड होगा। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये कहाँ मुड़ेगी? राइट साइड। तो राइट साइड कौन सा होगा? ये वाला। तो ये हवाएं इस बार कहाँ चली जाएगी? ऐसे चली जाएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ जानी चाहिए और यहाँ से जाएगी तो लेकिन मुड़ जाएगी कोरियोलिस फोर्स के कारण, तो ये इस साइड मुड़ जाएगी। समझ में आया सबको? कोई डाउट है? नहीं है। वापिस हाई से लो की ओर, यानी यहाँ से यहाँ, यानी इसका मुंह कहाँ होगा? इस साइड होगा। अब सदर्न हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर में अपनी किस साइड मुड़ेगी? लेफ्ट साइड। और लेफ्ट साइड कौन सी होगी? ये वाली। तो ये हवाएं कैसे चलेगी? इस साइड चलेगी ऐसे। कोई डाउट? ठीक है। अब वापस आके देखो, यहाँ पे हाई प्रेशर है और यहाँ पे लो प्रेशर है। कहाँ से कहाँ जाएगी?
ऊपर से नीचे, इसका मतलब मुंह इस तरफ होगा, हवा ऐसे आ रही है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, किस साइड मुड़ेगी, यहाँ या फिर यहाँ, इस वाली साइड, राइट वाली साइड, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट वाली साइड। तो कहाँ मोड़ूँ, ऐसे या फिर ऐसे? ठीक है, अब यहाँ पे हाई और यहाँ पर लो, यानी यहाँ से यहाँ जाएगी, सदर्न हेमिस्फीयर है, किस साइड मुड़ेगी, लेफ्ट वाली साइड, और लेफ्ट वाली साइड क्या कौन सी हो जाएगी, ये वाली। समझ में आया सबको ये कैसे बना है डायग्राम? नोटबुक में देखोगे तो ये कैसे मोड़ रहा है समझ में नहीं आएगा, तो पहले ये समझ लिया। अब देखो, पहले नोट कर लो, हो गया? चलो करो, जल्दी करो। अगर वैसे कोई डाउट है तो अब यूट्यूब पर तो क्लासेस चढ़ ही रही है, देखा ही होगा, वहाँ पे चेक कर लेना वापस। ठीक है, आगे देखते हैं अब। करो भाई, जल्दी करो। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। हो गया? ठीक है। हिंदी में? अब राइट लेफ्ट का तो हिंदी में क्या लिखूँ, वो बाकी सब चीज़ें तो मैं हिंदी में लिख ही दूँगा। अब देखो 30 डिग्री और 30 डिग्री, यहाँ से जो हवाएं आ रही है ये लगभग 5 डिग्री का जो पार्ट है ये यहाँ तक पहुँचती है और सही से मिलती नहीं है, और यहाँ से आके
सीधे चली जाती है। तो 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ तक का जो पार्ट है इसको बोलते हैं डोल्ड्रम। क्या बोलते हैं? डोल्ड्रम। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ से हवाएं जो है ऐसे आके ऊपर ऊपर उठ रही है सीधे, ठीक है। तो ये एरिया काफ़ी ज़्यादा है, 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ तक का। तो यहाँ से हवाएं सीधे ऊपर उठ रही है, यानी कोई सी भी चीज़ जा रही है वो सीधे ऊपर उठ रही है, गर्म हवाएं दोनों और ऊपर उठ रही है। तो इसका मतलब अगर तिरछी अगर कोई हवाएं चलेगी, एक तो सीधी, एक तो ऊपर जा रही है और एक ऐसी तिरछी चलती है, हवाएं दो साइड में चलती हैं, एक तो ऐसे ऊपर उठ रही है और एक इस तरफ से आ रही है। तो ये 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ तक का जो पार्ट है, यहाँ पर ये वाली जो हवाएं है ना, ये काम नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि इनका फोर्स इतना ज़्यादा आता है कि इनको यहाँ से ऊपर उठा लेती है सीधे ही, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला इसको डिस्टर्बेंस नहीं करता। जो हवाएं क्षैतिज चलती है, जो हवाएं हॉरिजॉन्टल चल रही है, वो यहाँ पर काम नहीं करती। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली हवाएं काम कर रही है, वर्टिकली, ठीक है, लंबवत हवाएं। तो यहाँ का मौसम, जो यहाँ का जो क्षेत्र है वो शांत रहेगा या फिर डिस्टर्बेंस रहेगा? शांत। तो इसी की वजह से इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? शांत क्षेत्र। इंग्लिश में बोलते हैं डोल्ड्रम। क्या बोलते हैं? डोल्ड्रम। 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ का क्षेत्र क्या कहलाता है? डोल्ड्रम। और इसको क्या बोलते हैं? शांत क्षेत्र। शांत क्षेत्र। और इंग्लिश में इसी, हिंदी में भी इसी को डोल्ड्रम ही लिखते हैं, डोल्ड्रम। इतना समझ आया? अब देखो, अब ये जो हवाएं हैं ऊपर उठती है, अब गर्म वाला पार्ट है, ऊपर उठ के ठंडी ठंडी तो होती है ही साथ में, तो यहाँ के ऊपर क्या बनाती है? बादल बनाती है। क्या बनाती है? बादल। और यहाँ पर लगभग हमेशा दिन में 2 से लेकर 4 बजे के बीच में बहुत तेज बारिश होती है, ठीक है। 2 से लेकर 4 बजे तक, यहाँ से एक क्वेश्चन आ रखा है कि 2 से लेकर 4 बजे तक, रोज 2 से लेकर 4 बजे के बीच में लगभग यहाँ पर बारिश होती है। 2 PM टू 4 PM। 5 ये डोल्ड्रम वाले रीजन में अब सीधे इतना कॉन्सेप्ट समझ लेना, नॉर्थ टू साउथ ये मत बोलो, सीधा बोलो डोल्ड्रम। 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? ये हम यहाँ पे आएगा, यहाँ पे देखो 0 डिग्री के ऊपर कौन सी कंट्री होगी, ये हम वर्ल्ड मैपिंग में आएंगे ना तब देखेंगे, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो एक चीज़ और, आगे चल रहा हूँ मैं, अब सीधा बनाऊंगा। देखो ये 30 डिग्री नॉर्थ है और ये 0 डिग्री है। अब यहाँ से ऐसे करके जो हवाएं चल रही है, इन हवाओं को क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं व्यापारिक पवने। क्या बोलते हैं? व्यापारिक पवने। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स। ये जो हवाएं ऐसे करके चल रही थी, अब ट्रेड विंड्स कौन सी होती है? अब इसको लैंग्वेज में देखो, व्यापारिक पवने वो पवने होती है जो दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 0 डिग्री तक चलती है, या फिर 30 डिग्री साउथ से लेकर 0 डिग्री तक चलती है। उन पवनों को क्या बोलते हैं? व्यापारिक पवने कहते हैं। सच विंड्स फ्लो फ्रॉम 30 डिग्री नॉर्थ टू 0 डिग्री इज नोन एज ट्रेड विंड्स। समझ में आया? अब देखो, अब था एक इसके ऊपर कैसे चल रही थी पवने, ये था हमारा 60 डिग्री, 60 डिग्री नॉर्थ, सेम टू सेम साउथ में भी है, ठीक है। इन्हीं से बनेगा, हम करेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक चल रही है, ठीक है। इनको बोलते हैं वेस्टर्लीज। क्या बोलते हैं? वेस्टर्लीज। हिंदी में बोलते हैं पछुआ पवने। पछुआ पवने। वैसे ये चैप्टर हमारा हो रखा है, लेकिन मैंने आज हल्का सा बताया है ताकि आपके वो वाले डाउट वगैरह, कुछ बच्चे थे नहीं उस टाइम। हो गया। इसके ऊपर जो हवाएं चलती है, यानी 60 डिग्री टू 90 डिग्री, ये दोनों हेमिस्फीयर में, ये बात याद रखना,
ये 90 डिग्री। इनको क्या बोलेंगे? ध्रुवीय पूर्वा पवने, पोलर विंड्स, ध्रुवीय पूर्वा पवने, इनको क्या बोलेंगे? पोलर विंड्स। अब एक चीज़ देखो, अब ये जो विंड है इसकी डायरेक्शन क्या है? अब डायरेक्शन देखनी है तो आपसे कोई डायरेक्शन पूछ ले तो सीधा बताओगे, ये कौन सा है? नॉर्थ, और ये कौन सा है? ईस्ट, ये वेस्ट, और ये साउथ। तो ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन कौन सी है? ट्रेड विंड्स की जो डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, ये कौन सी पवने हैं? ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स कैसे चलते हैं? नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट की ओर चलती है। ये जहाँ से आ रही है इसी के नाम पर इसको नाम पड़ गया ईस्टर्लीज। ईस्ट से आ रही है ना लगभग, नॉर्थ ईस्ट, तो इसको बोलते हैं ईस्टर्लीज। ईस्टर्लीज यानी पूर्वा पवने, पूर्वा पवने, समझ आया? और जो वेस्टर्लीज है, वेस्टर्लीज की डायरेक्शन क्या है? ये कौन सी है? साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट से है, तो जहां से आ रही है उसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया वेस्टर्लीज। क्या नाम पड़ गया? वेस्टर्लीज। समझ आया? ठीक है। अच्छा, वहाँ पर एक चीज़ और रह गई थी आपके, इस वाले पार्ट में देखो एक बार, इस वाले क्षेत्र को देखो एक बार, इधर नोटिस बोर्ड पे, यहाँ से और यहाँ से जो हवा आ रही थी, इसको एक तो ट्रेड विंड्स बोलते हैं, दूसरा क्या बोलते हैं इसको? दूसरा देखो, यहाँ से एक हवा आ रही है, किस साइड से आ रही है? नॉर्थ वाली साइड से आ रही है, और यहाँ से जो हवाएं आ रही है वो किस वाली साइड से आ रही है? साउथ वाली साइड से। अच्छा, एक बात बताओ, अगर पंजाब और राजस्थान के बीच में अगर कोई क्रिकेट मैच होता है तो कौन सा मैच कहलाता है? इंटर स्टेट मैच, इंटर स्टेट कहलाता है ना, यानी कि कोई से भी स्टेट के बीच में जो मैच होता है, दो स्टेट के बीच में, इसको बोलते हैं इंटर स्टेट। वैसे ही दो देशों के बीच में कोई मैच होता है तो इसको क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल। वैसे ही यहाँ पर देखो, यहाँ से भी एक इस साइड से आ रही है और एक इस साइड से आ रही है, दोनों अलग अलग क्षेत्र से आ रहे हैं, तो इनको इंटर बोलेंगे या फिर इंट्रा बोलेंगे? इंटर। ठीक है। दूसरा, ये वाला जो क्षेत्र है इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल रीजन। तो इंटर ट्रॉपिकल। अब यहाँ पर जो हवाएं हैं वो कन्वर्जेंस हो रही है फिर डाइवर्जेंस हो रही है? मिल रही है ना दो, तो क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस। अब पूरा का पूरा ये एक क्षेत्र बना लिया इन्होंने, क्षेत्र को क्या बोलते हैं? जोन। तो क्या बन गया ये? ITCZ। तो ITCZ क्या होता है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। समझ आया? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या होता है, पता लग गया? ठीक है, ये नोट कर लो एक साथ में। अब देखो ये ITCZ है, ITCZ जैसे जैसे सन की स्थिति बदलती है वैसे वैसे ITCZ भी थोड़ा बदल जाता है। ये हमने यहाँ पे किसको बेसिस मान के बनाया था? ये हमने ये माना था कि जो सन है ये यहाँ पर था, तब यहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ रही थी। जैसे सन यहाँ पे पहुँचेगा
तो ये मैं ये बोल दूं कि ITCZ पहले अगर ऐसे बह रहा था, अब जैसे सन ऊपर गया तो ITCZ थोड़ा ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो गया ना, क्योंकि अब यहाँ की हवाएं गर्म होगी। जैसे जैसे सन नॉर्थ वाली साइड में टुवार्ड्स कर रहा है, नॉर्थ वाली साइड में जा रहा है, वैसे वैसे ITCZ भी थोड़ा थोड़ा नॉर्थ वाली साइड में बढ़ रहा है। अगर ये सन अगर साउथ वाली साइड में आएगा तो ये ITCZ थोड़ा थोड़ा इस वाली साइड में आ जाएगा, तो ITCZ कैसे हो जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये चीज़ आप मानते हो, जैसे जैसे सन की डायरेक्शन बदलेगी वैसे वैसे ITCZ भी बदल जाएगा। अब हमारे मॉनसून चैप्टर में आ जाते हैं हम। ये हमारा इंडिया है, ठीक है। इंडिया में लगभग यहाँ से 23.5 डिग्री से कौन सी लाइन है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये यहाँ से जाती है। तो यहाँ पर सन लगभग कब पहुँचता है, 21 जून को, 21 जून को। अब हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि हमारा जो हिमालय वाला पार्ट है, यहाँ पर एक जेट स्ट्रीम आती है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम यहाँ पर पहुँचती है। उपोष्ण पछुआ सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम यहाँ पर आ रही थी, और वो हिमालय से टकराकर दो भाग में बट रही थी, एक हिमालय के नॉर्थ में बह रही थी और एक हिमालय के साउथ में। अब जेट स्ट्रीम बह रही है तो वहाँ का रीजन क्या बन जाता है, हाई प्रेशर बन रहा था। तो हाई प्रेशर से फिर लो प्रेशर की ओर हवाएं जा रही थी, तो वहाँ पर लोकल बारिश की वजह से वहाँ लोकल क्षेत्र में तूफानों के कारण वहाँ पर बारिश हो रही थी, जिसको केरल में, कर्नाटक में, असम में अलग अलग नामों से जाना जाता था, जैसे कि मैंगो शॉवर, बारडोली सीढ़ा, काल बैसाखी, इन सब नामों से जाना जाता था। तो अब ये मौसम आ गया जून का। जून में सन जैसे जैसे नॉर्थ वाली साइड में आया तो वैसे वैसे ITCZ भी यहाँ पर आ जाता है। ये ITCZ आ गया। अब ITCZ आया तो ITCZ जैसे ही ऊपर हुआ तो वैसे ही वो जो जेट स्ट्रीम थी वो जेट स्ट्रीम भी थोड़ी ऊपर चली गई। तो अब पूरी की पूरी जो जेट स्ट्रीम पहले दो भागों में बन रही थी, हिमालय से टकराकर, यहाँ पर जो हिमालय था यहाँ से टकराकर ये दो भागों में जा रही थी, एक नॉर्थ में बह रही थी और एक हिमालय के साउथ में जो गंगा के मैदानों में आ रही थी। लेकिन अब जो ITCZ यहाँ पर उत्तर की ओर हुआ तो ये जो जेट स्ट्रीम है अब ये पूरी की पूरी कहाँ से बह रही है, हिमालय के कंप्लीट उत्तर से। तो यहाँ का रीजन अब खाली हो गया, लो प्रेशर हो गया। अब यहाँ पे लो प्रेशर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर है हमारा तिब्बत, इस वाली क्षेत्र में क्या है, तिब्बत प्लेटू है, और वो एकदम छत की तरह है, जिसे एशिया की छत भी कहते हैं, ठीक है। तो जैसे ITCZ यहाँ पे आया और सन भी यहाँ पे आया तो ये तिब्बत का प्लेटू एकदम भयंकर गर्म हो जाता है। भयंकर गर्म होके यहाँ से एक हवाएं ऊपर उठती है और ऊपर उठकर एक जेट स्ट्रीम का निर्माण करती है, जिसे बोलते हैं पूर्वा जेट स्ट्रीम। क्या बोलते हैं, पूर्वा जेट स्ट्रीम। और ये जो पूर्वा जेट स्ट्रीम है जो पूर्वा जेट स्ट्रीम है ये यहाँ से चल के यहाँ पर मेडागास्कर के पास में एक जगह है मेस्करनी, वहाँ पर ये उतरती है, ठीक है। थोड़ा नीचे बना देते हैं इसको ताकि हमारा एक पूरा कॉन्सेप्ट हो जाए। ये यहाँ से चल के कहाँ पे उतरती है, मेडागास्कर एक जगह है, उसके पास में एक दूसरी जगह है मेस्करनी, यहाँ पे उतरती है, ठीक है। इधर सब बोर्ड पे देखो, इंडिया के यहाँ से कौन सी रेखा जाती है, इक्वेटर। अब देखो, और यहाँ से कौन सी विंड्स आ रही है, ट्रेड विंड्स, साउथ वाले पार्ट में ऐसे ही बहती है, ऐसे ही बहती है। अब ट्रेड विंड्स पहले एकदम नॉर्मली ऐसे बह रही थी, अब यहाँ से हवाएं यहाँ पे उतर रही है, तो यहाँ पर अब और ज़्यादा हवाएं बन गई एक साथ में, क्योंकि यहाँ पर एक तो ट्रेड विंड्स तो चली रही थी, ऊपर से जो जेट स्ट्रीम, जो ईस्टर्ली जो जेट स्ट्रीम थी वो यहाँ पर उतर रही है, तो यहाँ पर और ज़्यादा हवाएं बन गई। और ज़्यादा हवाओं के बनने के कारण
यहाँ पर हवाओं की स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाती है और ये किसको पार करती है, इक्वेटर को पार करती है। इक्वेटर को पार करने लग गई, सब मान रहे हो इक्वेटर को पार कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर कोरियोलिस फोर्स क्या बोलता है, कोरियोलिस फोर्स बोलता है कि इक्वेटर के नॉर्थ वाली साइड में जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर कोई भी विंड है वो किस साइड में चलेगी, अपनी किस साइड में मुड़ जाएगी, राइट साइड में। जैसे ही इन्होंने इक्वेटर को पार किया, पार कर लिया, तो ये किस साइड में टर्न हो जाएगी, इस साइड या फिर इस साइड, इस वाली साइड, तो ये ऐसे बहने लग जाएगी। क्या ये ऐसे बह रही है ना, तो हम बना रहे हैं ऐसे ऐसे करके आती है लगभग, ठीक है, जरूरी नहीं यहाँ से यहाँ तक भी तो आती है, तो ये ऐसे करके टर्न हो जाती है। हाँ हाँ, नहीं धीरे धीरे करके पूरा फोल्ड करके आता है। इतना समझ में आया, ठीक है। अब देखो, अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, हमारा ओशन है, अरब सागर। अरब सागर से ये जो हवाएं आ रही है ये थोड़ी गर्म होती है, गर्म होने के कारण ओशन के ऊपर से आ रही है, तो ओशन के ऊपर से आ रही है तो यहाँ से क्या कर लेती है, पानी अपने साथ में अब्जॉर्ब कर लेती है। अब हमने साथ में सब कुछ पढ़ रखा है, यहाँ पे कौन सा है, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट है, तो ये हवाएं कहाँ पे टकराती है, वेस्टर्न घाट में टकराती है। वेस्टर्न घाट में जैसे टकराएगी, और वेस्टर्न घाट ऊंचाई पर ज़्यादा है, वेस्ट वाली साइड में ज़्यादा ऊंचा है, और ईस्ट वाली साइड में क्या है, वेस्टर्न घाट कम ऊंचा है, यहाँ पर उसकी ऊंचाई कम है और यहाँ पर इसकी ऊंचाई ज़्यादा है। तो ये हवाएं यहाँ पर टकराती है और यहाँ पर वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न वाला पार्ट है, यहाँ पर बादल बन के बहुत शानदार बारिश होती है, बहुत खतरनाक बारिश होती है। तो ये वाला पार्ट पूरा का पूरा ग्रीनरी है। लेकिन इसके जो ईस्टर्न वाला पार्ट है, वेस्टर्न घाट का जो ईस्टर्न वाला पार्ट है, यहाँ पर कम बारिश होती है, इस वजह से वहाँ का क्षेत्र क्या कहलाता है, वृष्टि छाया क्षेत्र। वृष्टि छाया क्षेत्र, वृष्टि यानी बारिश, रेन शेडो रीजन, क्या बोलते हैं, रेन शेडो रीजन। समझ में आया इतना, ठीक है। अब आगे देखो, यहां से ये क्या आ रहा है, साउथ वेस्ट मानसून बन गया। अभी ये कौन सा पार्ट है, ये देखो यहाँ से आ रहा है, तो ये साउथ और ये वेस्ट, तो ये अभी यहाँ से मानसून आ जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट मानसून। अब यहाँ पे कई क्वेश्चन बनते हैं साथ में, यहाँ से भी आ रहा है, जो ये वाला पार्ट है यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा केरल, तो केरल के ऊपर हमारा मानसून कब पहुँचता है, 1 जून को। कब पहुँचता है, 1 जून को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हमारा अंडमान निकोबार, ये इससे भी नीचे है, अंडमान निकोबार के आसपास ये वाला जो पहुँचता है लगभग 25 मई के आसपास पहुँच जाता है। समझ में आया। अभी हमारा कौन सा टाइम चल रहा है, तो इसका मतलब अब भारत में क्या एंटर कर चुका है, मॉनसून एंटर कर चुका है। अभी हमारा जुलाई चल रहा है, तो हमारे यहाँ पे मॉनसून आया भी, तभी तो ज़्यादा बारिश हो रही है। तो क्यों हो रही है, इसके कारण। समझ में आया, हाँ। अभी थोड़ा ही पार्ट हुआ ना, पूरा खत्म काम है, यहाँ तक आ गए हम। अब देखो, अब ये जो इसको बोलते हैं, ये इस वाली साइड कौन सी, अरब सागर है, इसको क्या बोलते हैं, अरब सी, अरब सी बोलते हैं, ठीक है ना। तो अरब सी से ये यहाँ से ये एक हवा। अब एक ये वाला जो पार्ट है, इसको हमने क्या बोला था, इस वाले पार्ट को हमने एक बोला था, जो तटीय जो क्षेत्र थे वो पढ़ा था, तो इसको हमने बोला था कोरोमंडल तट। क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं इसको, बोलते हैं। तो ये लगभग और लगभग यहाँ से जो हवाएं हैं इसके लगभग पैरेलल बहती है, इसके लगभग पैरेलल बहती है। तो यहाँ का जो रीजन है इसके ऊपर बारिश नहीं होती, क्योंकि यहाँ से ये टकरा के ये हवाएं जो इसके एकदम पैरेलल में बहने लगती है। तो यहाँ पर कई बार क्वेश्चन आता है कि जब साउथ वेस्ट मानसून इंडिया में एंटर करता है तो कौन सा तट या फिर कौन सा कोस्ट है जहाँ पर बारिश नहीं होती है, तो वो कौन सा कोस्ट है, कोरोमंडल। ऑप्शन में अलग अलग नाम आते हैं, मालाबार कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, कोंकण कोस्ट, उत्तरी सरकार कोस्ट। तो कौन सा कोस्ट है वो, कोरोमंडल कोस्ट। और ये कौन सा क्षेत्र आता है, तमिलनाडु का। तो तमिलनाडु में इस टाइम को बारिश नहीं होती है। दूसरा, अब यहाँ से आ रही है तो वैसे कुछ हवा यहाँ से भी बहेगी ऐसे करके, और ये वाला कौन सा क्षेत्र है, बे ऑफ बंगाल का। लेकिन यहाँ से आपका म्यांमार में यहाँ पे हिमालय वाला कुछ पार्ट है जिसको क्या बोलते हैं, अराकान योमा माउंटेन, अराकान योमा हिल्स, अराकान
योमा। यहाँ पर माउंटेन है वापिस अराकान योमा म्यांमार में, है या नहीं है? है। तो यहाँ पर ये टकरा कर यहाँ से ये यू टर्न ले लेती है वापिस, ठीक है। यहाँ पर कुछ बारिश करेगी और यहाँ से यू टर्न कर लेगी, यू टर्न कर लिया। अब यहाँ पर हमारा कौन सा है वो, अब यहाँ पर हमारा इंडिया का नॉर्थ वाला पार्ट, अब यहाँ से टकराई और इन्होंने यहाँ से यू टर्न ले लिया, यू टर्न ले लिया। अब यहीं पर हमारा क्या है, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया। ये एकदम कीप के आकार में, कीप जानते हैं आप, कीप आकार, जैसे कि आपने वो देखा या नहीं होगा कि कुछ इस तरह से फनल टाइप में, कोन टाइप में, इसी को बोलते हैं कीपाकार, जिसमें हम पहले मतलब ऑयल डालते थे वगैरह ताकि वो कहीं गिरे नहीं। कोन हो गया ना, वो आइसक्रीम वाला खाते हैं वो भी, तो इसी को बोलते हैं कीपाकार। तो यहाँ पर ये क्या है, कीपाकार रूप में ये माउंटेन्स फैले हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो हवाएं हैं एकदम घूम के हो जाती है और यहीं पर हमारा क्या है, मोनसिनराम और चेरापूंजी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश होती है। तो इसी वजह से कहते हैं कि विश्व का ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो कौन सा है, मोसिनराम चेरापूंजी। तो ये यहाँ पर क्यों होती है, पता लग गया। तो ये वही तो है, वही तो क्षेत्र है, मेघालय स्टेट है। गारो खासी जयंती यही हमने पढ़ रखा है, क्यों वो सब क्यों पढ़ा, अब पता लगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर काम आनी थी हमारे। आज ये इंडियन ज्योग्राफी की लास्ट क्लास है। तो यहाँ पर ये बारिश हुई, ठीक है। अब यहाँ से टकरा के कुछ हवाएं इधर से आती है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने पढ़ा था अरावली, अरावली पढ़ा था। अब जो अरब सागर की एक जो शाखा है, अरब सागर की शाखा, अरब सागर की खासा यहाँ पर है विंध्यन और सतपुड़ा, विंध्यन और सतपुड़ा। एक शाखा हमारे जो वेस्टर्न घाट है वहाँ से टकरा कर एंटर की, वहाँ से टकरा कर एंटर की। दूसरी जो शाखा है वो विंध्यन और सतपुड़ा जो मुंबई वाला पार्ट है उसके आसपास एंटर की। और तीसरी शाखा जो अरावली वाला जो पार्ट है यहाँ से, अब देखो ये अरावली वाला जो पार्ट है, अरावली कैसे फैली हुई, हमने डायग्राम बनाया था, मैंने जानबूझ के बनाया था इसका डायग्राम। ये ऐसे करके फैली हुई है अरावली, इधर देखो बोर्ड पे अरावली है, ऐसे करके फैली हुई है। अब यहाँ पर जो हवाएं हैं, जो साउथ वेस्ट अरब सागर की जो शाखा है, जो ब्रांच है, वो भी ऐसे करके एंटर बह रही है, आ रही है, लेकिन पैरेलल बह रही है, तो टकराई नहीं, टकराएगी, जब टकराएगी नहीं तब बारिश नहीं होगी। तो इसी वजह से अरावली के इस क्षेत्र में बारिश नहीं होती है। अब आगे यहाँ पे तो ये जाकर कहाँ जाएगी, यहाँ पर आता है हिमालय, हिमालय वाले क्षेत्र में यहाँ पर ज़्यादा बारिश होगी, हिमालय से टकराकर इसकी कुछ बारिश होगी। अब यहाँ से जो हवाएं एंटर की है, हवाएं वापस एंटर किया, तो यहाँ से इन्होंने वापस क्या ले लिया, अपने अंदर मॉइस्चर ले लिया, मॉइस्चर ले लिया, वाष्पीकरण ले लिया, पानी ले लिया, ठीक है। थोड़ा ये वाला पार्ट समझते हैं वापस। ये ओशियन है, ये कॉन्टिनेंट है और ये ओशियन है, ठीक है। यहाँ से आ रही है ट्रेड विंड्स, आ रही है, ठीक है। अब देखो ये ट्रेड विंड्स है, ट्रेड विंड्स ऐसे चल रही है, ओशियन के ऊपर से आई तो यहाँ से कुछ पानी ले लेगी, ये पानी ले लेगी। अब देखो, अब यहाँ पर कुछ, यहाँ पर जो पानी था, यहाँ पर जो पानी था, पहले यहाँ पे सन की रेज आ रही तो सभी के ऊपर गरम गरम पानी था, लेकिन जो ओशियन की रेज आई तो यहाँ के ऊपर जो गर्म पानी था, ठीक है। जैसे यहाँ से देखो, यहाँ पे ऐसे करके फूंक मारा, समझा, समझ में आ रहा है, ऐसे फूंक मारेंगे तो यहाँ का जो गर्म पानी है वो यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। तो गर्म पानी कहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, यहाँ पे। तो ये वाला क्षेत्र, यहाँ से कुछ जो पानी हमने उड़ा के ले गई थी जो हवा, यहाँ का क्षेत्र कुछ खाली हो गया, तो इस क्षेत्र को कुछ भरने के लिए नीचे से कुछ पानी आएगा ऊपर। तो इस रीज़न यहाँ से जो पानी आएगा, नीचे वाला पानी ठंडा होता है क्योंकि यहाँ तक सन की रेज नहीं पहुँच रही थी, तो इसको बोलते हैं अपवेलिंग। क्या बोलते हैं, अपवेलिंग। तो यहाँ के ऊपर अब कौन सा पानी हो जाएगा, ठंडा पानी हो जाएगा,
अब यहाँ पर पानी है जो इकट्ठा हो रहा था, तो पानी ऐसा तो है नहीं मैं यहाँ पे ऊपर ही रह जाऊंगा, तो वो नीचे जाएगा, तो यहाँ से वो पानी नीचे जाएगा, तो इसको बोलते हैं डाउन वेलिंग। डाउन वेलिंग, समझ में आया? अब देखो, अब ये जो हवाएं आई थी यहाँ से आ रही थी, तो यहाँ से इन्होंने मॉइस्चर ले लिया था, गर्म हवाएं थी, इन्होंने यहाँ से मॉइस्चर ले लिया था और पानी ले लिया था। अब यहाँ के ऊपर इसकी ज़्यादा बारिश होगी, यहाँ पर इसकी बारिश होगी, क्योंकि कॉन्टिनेंट के ऊपर पहुँची, कॉन्टिनेंट पे तो पानी तो है नहीं, तो ये अब जो पानी ऑब्जर्व किया था तो अब वो छोड़ने लग गई, तो यहाँ पर ज़्यादा बारिश कर रही है। अब यहाँ तक पहुँचेगी तो कुछ बादल खाली हो गए, तो यहाँ पर थोड़ी कम बारिश करेगी, ठीक है। अब आगे पहुँची तो बादल और खाली हो गया, बादल यहाँ पे एकदम ख़त्म। तो ये देखो कॉन्टिनेंट का कौन सा पार्ट है, ईस्ट वाला पार्ट है, और ये कॉन्टिनेंट का कौन सा वाला पार्ट है, वेस्ट वाला पार्ट है, ठीक है। यानी कि जब ईस्ट से लेकर वेस्ट तक जैसे जैसे हम आ रहे हैं, तो यहाँ पर बारिश ज़्यादा हो रही थी ईस्ट वाले पार्ट में, कॉन्टिनेंट के ईस्ट वाले पार्ट में बारिश ज़्यादा हो रही थी, और कॉन्टिनेंट के वेस्ट वाले पार्ट में बारिश कम हो रही है, यानी कि यहाँ पर बारिश हो ही नहीं रही है। तो यानी कि जब ट्रेड विंड्स वाले क्षेत्र में हम जाते हैं, यानी 30 डिग्री से 0 डिग्री के जो बीच वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर कॉन्टिनेंट के ईस्ट वाले पार्ट में ज़्यादा बारिश होती है, और जो कॉन्टिनेंट का जो वेस्ट वाला पार्ट है वहाँ पर कम बारिश होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर बारिश नहीं हो रही, तो यहाँ पर वनस्पतियाँ उगेगी नहीं उगेगी, क्या रह जाएगा, डेजर्ट रह जाएगा, सिर्फ सूखा पड़ेगा। तो राजस्थान हमारे ईस्ट वाले पार्ट में है, वेस्ट वाले पार्ट में है, तो फिर डेजर्ट कहाँ होना चाहिए, ईस्ट में या वेस्ट में, वेस्ट में। तो वेस्ट में क्यों पता लग गया, ठीक है। और जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, यहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है और ज़्यादा ग्रीनरी है, और क्यों है ये भी पता लग गया, इसी वाले रीजन से। कोई डाउट तो नहीं है? ये बंगाल की खाड़ी की शाखा, ये दो अलग अलग शाखाएं हो गई। अब ये जो शाखाएं हैं, अब यहाँ से आके अब जो पंजाब हरियाणा वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये अरब सागर की शाखा, और जो बंगाल की खाड़ी शाखा है, ये यहाँ पर आके टकराएगी और थोड़ी थोड़ी बारिश कर देगी। कैसी, यहाँ की जो हिल्स है ना, ये इसको घुमाते हुए भेज देती है आगे, टकरा के टर्न हो जाती है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, सारी की सारी थ्योरेटिकल पार्ट है। तभी बोलते ना कि यार मानसून तो आ जाना चाहिए, अब तक नहीं आया। इतना पार्ट सबको समझ में आ गया, अब ठीक है। लेकिन अब देखो, आपने नोटिस किया होगा हमारे यहाँ पर कई दिनों से बारिश नहीं हुई, 3-4 दिनों से, ठीक है, बीच बीच में रुक कर बारिश हो रही है। तो इसी को बोलते हैं मानसून ब्रेक। क्या बोलते हैं, मानसून ब्रेक, ड्रॉट, मानसून ब्रेक, हिंदी में बोलते हैं मानसून विच्छेदन। जब लगभग 3-4 दिनों तक बारिश नहीं होती है मानसून के सीज़न में, ठीक है, और बारिश रुक रुक कर होती है, तो इसी को क्या बोलते हैं, मानसून ब्रेक बोलते हैं। इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब वापस क्या हो जाता है, सितंबर का महीना लगभग वापस आने लग जाता है, तो वापस ITCZ नीचे आने लगता है, वापस ITCZ नीचे आने लगता है। ITCZ क्या पता है आपको, अब जो ITCZ जो बना था वो वापस नीचे आने लगता है। अब जो हवाएं अंदर तक गई थी, अब वो हवाएं भी वापस आने लगती है। अब जो हवाएं अंदर गई थी वही वापस आ रही है, तो इसी को बोलते हैं लौटता मानसून। क्या बोलते हैं, लौटता मानसून। इंग्लिश में बोलेंगे रिटर्निंग मानसून। अब रिटर्निंग मानसून कौन सा पता लग गया, ठीक है। अब देखो, अब जो लौटता हुआ मानसून है, जब वो आता है, ठीक है, अब लौटता हुआ मानसून है, ऐसे करके आएगा, आ रहा है ऐसे, ठीक है। अब देखो एक चीज इधर नोटिस करो, वापिस इधर बोर्ड पे, अब ये लौटता हुआ मानसून वापस आ रहा है। कोरोमंडल तट पे उस टाइम को जब जा रहा था तो बारिश नहीं हुई थी, लेकिन अब जो कोरोमंडल तट है, अब यहाँ पर देखो,
अब यहाँ पर ये जो बंगाल की खाड़ी की शाखा से जो हवाएं आ रही है ये यहाँ से मॉइस्चर ले लेगी और लौटते हुए मानसून से कोरोमंडल तट पर अच्छी खासी बारिश हो जाएगी। तो कोरोमंडल तट पर कब बारिश होती है? रिटर्निंग मानसून से या फिर साउथ वेस्ट मानसून से। रिटर्निंग मानसून से कोरोमंडल तट पर बारिश होती है, जबकि साउथ वेस्ट मानसून से कोरोमंडल तट पर बारिश नहीं होती है। क्लियर? लगभग ये हमारा मानसून का चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में। क्या? स्नोफॉल वो अलग चैप्टर आएगा, वो वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो चैप्टर होता है ना वो हम उसमें पढ़ेंगे। उसमें पूरा आ जाएगा वो वृष्टि छायाचित्र वगैरह, वो मतलब पूरा आएगा। वृष्टि उसको प्रिसिपिटेशन बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन में यह सारा चैप्टर आता है। सोलर वगैरह आएंगे उन पर भी आएंगे। पहले मैप कर ले थोड़ा। वो सारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है, हम उसमें पढ़ेंगे। ठीक है? सागर समीर और स्थलीय समीर, उसी को तो बोल रहे हूँ। मतलब जब गर्म हो जाता है तो यहाँ से हवाएं बहने लगती है, वो सब आएगा वो पार्ट। अब देखते हैं एक बार थोड़ा नॉर्थ अमेरिका देख लो। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका में देखो कौन कौन है। जो ये वाला पार्ट है, ये दिख रहा है। ऊपर वाला पार्ट कौन सा है? कनाडा। ठीक है? अब यहां से जो ये वाला पार्ट है, ये वाला है मैक्सिको, और जो बीच वाला पार्ट है ये है यूएसए। इसी को हम क्या बोलते हैं? अमेरिका। बेसिक चीज़ें देख रहे हैं। ठीक है? अब यहाँ पर कुछ कंट्रीज है, इसी को बोलते हैं हम सेंट्रल अमेरिका। क्या बोलते हैं? सेंट्रल अमेरिका। ये कुछ इस तरह से है। सेंट्रल अमेरिका का जो कुछ पार्ट है ना, वो इसी को हमने, जो ये कंट्रीज है यहाँ पे, इसी को हमने यहाँ पे दिखा दिया। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज है? जैसे ये मैक्सिको के साउथ से एकदम नीचे वाले पार्ट से स्टार्ट हो जाता है। एक है इसकी कौन कौन सी कंट्री? एक है बेलीज, एक है ग्वाटेमाला, एक है होंडुरास, एक है एल सेल्वाडोर, एक है निकारागुआ, एक है कोस्टा रिका और एक है पनामा। अब देखो, अब जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका वो आपस में जुड़ते हैं। अब ये जो स्टार बन रखे हैं ये इन सब की कैपिटल है। पनामा की कैपिटल कौन सी है? पनामा सिटी। कोस्टा रिका की कौन सी है? सांजोस। निकारागुआ की कौन सी है? मानागुआ। और एल सेल्वाडोर की कौन सी है? सैन सेल्वाडोर। होंडुरास की कौन सी है? टेगुसिगल्पा। ग्वाटेमाला की क्या है? ग्वाटेमाला सिटी। और बेलीज की क्या है? बेल्मोपेन। ठीक है? एटलस है आपके पास? ऑक्सफोर्ड की एटलस आती है, ऑक्सफोर्ड की एटलस लो, उसके ऊपर इसको देखो। ठीक है? आपको ये कंट्रीज याद हो जानी चाहिए। अब साथ में आप एक चीज़ नोटिस करो, इधर जो है ये इधर वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट, ईस्ट वाला पार्ट, ईस्ट वाले पार्ट में यहाँ पे क्या है? अटलांटिक ओशियन। और इस वाली साइड में कौन सा है? पैसिफिक ओशियन। तो नॉर्थ अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जो दो महासागरों से, दो ओशन से इसके सारे के सारे कंट्रीज है वो टच हो रहे हैं। जैसे कि मैक्सिको देखो इधर से अटलांटिक से भी टच हो रहा है, नॉर्थ और पैसिफिक से भी टच हो रहा है। समझ में आ रहा है? यूएसए है, ये भी अटलांटिक से भी टच हो रहा है, पैसिफिक से भी टच हो रहा है। कनाडा है, ये भी अटलांटिक से भी टच हो रहा है और किससे टच हो रहा है? पैसिफिक से, सभी से टच हो रहा है। वैसे सेम टू सेम जो सेंट्रल अमेरिका का जो कुछ पार्ट है, सेंट्रल अमेरिका के अंदर देखो लगभग सारी कंट्रीज सभी से टच हो रही है। इधर से ग्वाटेमाला किससे टच हो रहा है? अटलांटिक से, और इधर से पैसिफिक से। लेकिन एल सेल्वाडोर सिर्फ और सिर्फ पैसिफिक से। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि मतलब सेंट्रल अमेरिका में ऐसी कौन सी कंट्रीज है जो पैसिफिक से टच होती है या फिर अटलांटिक से टच होती है, वो आपको देखनी है। तो ग्वाटेमाला दोनों से टच होता है, होंडुरास ये भी दोनों से टच हो रहा है,
इधर से देखो और इधर से देखो, हो रहा है। वैसे ही निकारागुआ भी दोनों साइड से टच हो रहा है, कोस्टारिका भी हो रहा है, पनामा भी हो रहा है, एक बेलीज नहीं हो रहा और एक एल सल्वाडोर। ये दो कंट्रीज है जो दोनों साइड से टच नहीं होता। जो बेलीज है वो सिर्फ अटलांटिक से टच होता है, और जो एल सल्वाडोर है वो किससे टच होता है? पैसिफिक से। इतनी चीज़ें समझ में आई? ठीक है। अब हम यहाँ के जो कुछ ओशियंस है उनको देखते हैं। अब देखो, अब हमने यहाँ तक देख लिया था। यहाँ पे कौन है? सेंट्रल अमेरिका। अब यहाँ पर कई बार क्वेश्चन आता है कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका आपस में किससे जुड़ते हैं, तो वो किससे जुड़ते हैं? यहाँ पे हमने पढ़ा था पनामा। तो देखो पनामा से वापस कोलंबिया, कोलंबिया किस में आ जाता है? साउथ अमेरिका में। तो पनामा कंट्री से आपस में टच होते हैं, आपस में जुड़ते हैं। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका किससे जुड़ते हैं? पनामा से। ये हो गया। अब देखो, अब आपको जो खाड़ियाँ हैं, एक होती है गल्फ, सब आएगा। ये क्या है? लेब्राडोर सी, हिंदी में क्या बोलेंगे? लेब्राडोर सागर। लेब्राडोर सागर कहाँ पे है? इस वाले रीजन को आपको देखना पड़ेगा। ये जो है यहाँ पे, यहाँ के ऊपर आपका ग्रीनलैंड। क्या है? ग्रीनलैंड। ये ग्रीनलैंड का ही पार्ट है। तो ये क्या है? ग्रीनलैंड। ठीक है। जो ग्रीनलैंड है दिखने में लगता है कि ये किसका पार्ट है? नॉर्थ अमेरिका का। पॉलिटिकल रूप से, पॉलिटिकल देखो, ये जो हमने मैप देखा ना, ये हमारा पॉलिटिकल मैप नहीं है, ये हमारा फिजिकल मैप है। फिजिकल मैप जो होता है वो क्या दिखाता है? उसमें मतलब कौन कौन से पर्वत है, कौन यानी कौन कौन से माउंटेन है, कौन कौन सी नदियाँ हैं, कौन कौन से पठार है। ऐसे मैप को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल मैप। क्या बोलते हैं? फिजिकल मैप। तो फिजिकल मैप में आपको क्या दिखाई देता है कि यानी उस कंट्री में या फिर उस कॉन्टिनेंट में कौन कौन से पर्वत है, कौन कौन से पठार है, कौन कौन सी नदी हैं, कौन कौन से मरुस्थल है, यानी कौन कौन से डेजर्ट है। ये सब चीज़ें किस में दिखाई देती है? फिजिकल मैप में। तो पॉलिटिकल मैप कौन सा होता है? पॉलिटिकल मैप वो मैप होता है जिसके अंदर हमें कंट्रीज़ के बारे में कि कौन सी कंट्री कहाँ पे है, जैसे कि हमने ये देखा था, ये वाला कौन सा है? पॉलिटिकल मैप। इसमें हम क्या सब देखते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज़ वगैरह और कौन कौन सी इसकी कैपिटल है। तो ये कौन सा मैप देख रहे हैं हम? पॉलिटिकल। और जो ये मैप देख रहे हैं तो ये हमारा कौन सा मैप है? फिजिकल। तो पॉलिटिकल और फिजिकल मैप समझ में आ जाएगा आपको। जब कभी भी बोले कि पॉलिटिकल मैप खोलो तो आपको वो वाला खोलना है, जब बोले फिजिकल मैप खोलो तो आपको ये वाला खोलना है। ठीक है। कल से एटलस लेके आना साथ में, हम उसके ऊपर काम करेंगे। अब ये लेब्राडोर सी, ये जो है यहाँ पर है बेफिन आइलैंड। बेफिन आइलैंड ये जो है यहाँ पे लेब्राडोर यहाँ की जगह का नाम है। ठीक है। तो इसी के पास में क्या पड़ता है? लेब्राडोर सी, लेब्राडोर सागर। हिंदी में क्या बोलेंगे? लेब्राडोर सागर। यहाँ पर हडसन बे मतलब हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका के उत्तर पूर्व वाली साइड में है। लेब्राडोर सागर कहाँ पे है? इसके उत्तर पूर्व में है। ठीक है। हम यहाँ पे एक बार सिर्फ सागर देख रहे हैं, कल इसको एकदम अच्छे से करेंगे। इसके ऊपर कौन सा है? ब्यूफोर्ट सी। कौन सा सी है? ब्यूफोर्ट सी, यानी कि ब्यूफोर्ट सागर। ब्यूफोर्ट सागर। अब ब्यूफोर्ट सागर जो है वो एक महासागर का भाग है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये यहाँ पे क्या लिखा है? अटलांटिक सी। क्या लिखा है? अटलांटिक सी। सबसे बड़ा होता है महासागर। ठीक है। इसके अंदर पाए जाते हैं सागर, और सागर के अंदर पाई जाती है खाड़ी, जैसे कि बंगाल की खाड़ी। और गल्फ क्या होती है? गल्फ वो होती है, गल्फ वो होती है, ये कोई पानी वाला क्षेत्र है और ये तीन साइड से किसी जगह से या किसी ज़मीन से घिरा हुआ है, तो उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? खाड़ी या फिर गल्फ। जैसे कि बे ऑफ बंगाल को आप देखोगे तो इधर आपका म्यांमार पड़ जाता है, ऊपर बांग्लादेश पड़ जाता है और इधर
इंडिया पड़ जाता है, और नीचे वाला क्षेत्र खाली है, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी। मगर अरेबियन सी में ऐसा नहीं है। अरेबियन सी तीनों साइड से किसी स्थल से या फिर किसी लैंड से घिरा हुआ नहीं है, इसी वजह से वो क्या कहलाता है, अरब सागर। क्लियर? ठीक। अब हम इसको क्या बोल रहे हैं, देखो, बे ऑफ हडसन, हडसन बे। क्यों बोल रहे हैं, तीनों साइड से देखो किससे घिरी हुई है, जमीन से, तो इसको क्या बोलेंगे, बे बोलेंगे या फिर ओशन बोलेंगे, बे। ये सागर नहीं है, ये क्या है, बे, यानी हडसन की खाड़ी। ये क्या है, लेब्राडोर सागर। ये देखो तीनों साइड से घिरा हुआ नहीं है, इसी वजह से ये क्या कहला रहा है, सागर। तो ये क्या है, लेब्राडोर सी। यहाँ पर आपको दिखाई देती है ये जो पार्ट है ना, ये वाला, वाइट सिटी गेम खेला किसी ने, GTA वाइट सिटी? हाँ, गेम खेला। उसमें जो कंट्रीज वगैरह जो दिखाई देते हैं ना, वो यहीं की है, कैलिफोर्निया वाले पार्ट की, इसी की जो स्थल देखते हैं ना, वो यहाँ के दिखाई देते हैं। तो ये वाला देखो, ये जो सी है, ये भी देखो तीन साइड से घिरा हुआ है, तो ये बे कहलाएगी या सी कहलाएगा, ओशन कहलाएगा, बे। तो ये कौन सी होगी, कैलिफोर्निया बे, बे ऑफ कैलिफोर्निया, तो कैलिफोर्निया की खाड़ी। ठीक है, यहाँ पर आपकी कैलिफोर्निया खाड़ी। और वापस ये देखो, यहाँ पे क्या, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये वापस तीन साइड से घिरा हुआ है, तो ये क्या, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये सी नहीं कहलाएगा। वैसे ही ये भी देखो तीन साइड से घिरा हुआ है, तो ये क्या है, यहाँ का जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं अलास्का। यहाँ पे हमने कनाडा पढ़ा था, और ये बीच वाला USA पढ़ा था, और ये वाला मैक्सिको पढ़ा था, ऐसे करके देखा था ना। यानी कि इसके ऊपर वाला कनाडा था। एक चीज़ नोटिस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके ऊपर वाला पार्ट क्या था, कनाडा का था। इसके नीचे क्या है, USA, ये पढ़ा था हमने, यही पढ़ा था ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, अलास्का, जो अलास्का जो ना वो USA के अंडर में है। किसका पार्ट है, USA का। फिजिकल रूप में देखने पर अलास्का किसका दिखता है, कनाडा का। फिजिकल रूप में देखने पर अलास्का किसका है, कनाडा का। मगर पॉलिटिकल रूप में अलास्का किसका पार्ट है, USA का। फिजिकल और पॉलिटिकल में समझ में आ रहा है, ठीक। वैसे यहाँ पर क्या है, ग्रीनलैंड, क्या है, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड फिजिकल रूप में देखने पर कनाडा और USA का पार्ट है। फिजिकल रूप में देखने पर कनाडा किसका है, USA या फिर कनाडा का पार्ट है। लेकिन पॉलिटिकल रूप में ग्रीनलैंड इनका पार्ट नहीं है। ये ग्रीनलैंड किसका पार्ट है, यूरोप की एक कंट्री है, क्या नाम है, यूरोप की एक कंट्री है, उसका क्या नाम है, डेनमार्क। जो ग्रीनलैंड है वो किसके अंडर में है, डेनमार्क के अंडर में, यानी ये यूरोपियंस का पार्ट है। वापिस सुनो, फिजिकल रूप में ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका का पार्ट नहीं है, या सही, ये स्टेटमेंट सही है गलत है, नॉर्थ अमेरिका का पार्ट नहीं है फिजिकल रूप में। स्टेटमेंट गलत है ना, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। ऐसे करके कंफ्यूज किया जा सकता है। फिजिकल रूप में ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, पॉलिटिकल रूप में ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका का पार्ट नहीं है। पॉलिटिकल रूप में ग्रीनलैंड डेनमार्क का पार्ट है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इतना समझ में आ रहा है? आप जब कोई भी बुक्स पढ़ोगे ना, तो ऐसे लैंग्वेज आएगी। क्लियर हो रहा है ना ये सब? ठीक है। गल्फ और जो हिसाब से देखे जाए ना, इतना ज़्यादा तो डिफरेंस है नहीं, लेकिन थोड़ा बता देता हूँ। ये बोल रहे हैं कि इनका क्वेश्चन है कि गल्फ और बे में क्या डिफरेंस है, क्योंकि लगभग तीनों तरफ से क्या होती है, तीनों तरफ से हम देख रहे हैं तो घिरी हुई है, किससे, लैंड से, ठीक है। लेकिन जो गल्फ होती है, गल्फ होती है, एक तो इसकी चौड़ाई और गहराई, चौड़ाई जो है इसकी क्या होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है। चौड़ाई और गहराई का अंतर है गल्फ और बे में। जो गल्फ होती है इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, और जो बे होती है उसकी थोड़ी चौड़ाई कम होती है। इतना ही पार्ट समझ में आया? अब एक चीज़ और देखो, तो उसी में ब्राउज़र में देखते हैं।
ये वर्ल्ड मैप है, खुल जा भाई, ये वर्ल्ड मैप खुल गया। अब देखो इधर देखो, ये कौन सा पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका, और ये कौन सा है, एशिया। तो यहाँ पर ये क्या है, रशिया, दिख रहा है सबको एकदम क्लियर। ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ से कितनी दूर है एशिया, यानी रशिया कितनी दूर है, बहुत दूर है ना। तो एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ अमेरिका में यहाँ से चले और उसको यहाँ तक जाना है, तो इसको मान लेते हैं कि 5 घंटे लग रहे हैं पहुँचने में। कितने घंटे लग रहे हैं, 5 घंटे। एक व्यक्ति वो यहाँ से जा रहा है और उसको यहाँ पहुँचना है, तो यहाँ तक लगभग पहुँचने में कितना घंटे लगेंगे, कम लगेंगे या ज़्यादा लगेंगे। एक व्यक्ति यहाँ से है, उसको यहाँ पे जाना है, उसको 5 घंटे लग रहे हैं। एक व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक जाना है, कितने, 1 मिनट रुको, किसको लगता है कम लगेंगे, वो हाथ ऊपर करो एकदम खुल के। जिसको लगता है कम वो हाथ ऊपर, कम आ गया भाई तुम्हारा। और जिसको लगता है ज़्यादा तो वो हाथ ऊपर करो। अरे क्या है, प्रॉब्लम की क्या बात है, हाथ उठाओ ना जिसको लग रहा है वो। मैं कोई काट थोड़े ना रहा हूँ आपको, डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो इसको क्लियर करते हैं। अब जो अर्थ है ना वो गोल है, इसकी तरह, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, गोल है। इसका मतलब ये देखो, इन्होंने खुद ही दिखा रखा है मैप में। ये वाला जो पार्ट है रशिया का पार्ट है ना, ये वाला पार्ट देखो गोल होके यहाँ पे आ रहा है, दिख रहा है ना। तो ये लगभग आधे घंटे में पहुँच जाएंगे, आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। ये समझ में आ गया। तो इसको यहाँ से 10 रुपये में पहुँच जाएगा। तो ये देखो ऊपर लिख भी रखा है इन्होंने, ये वाला जो पार्ट है एशिया का और ये वाला पार्ट है नॉर्थ अमेरिका का। इन दोनों के बीच में बस इतना सा ही अंतर है। ये दोनों जो अलग हो रहे हैं इसको बोलते हैं जल संधि। क्या बोलते हैं, जल संधि। जल संधि क्या होती है, जल संधि वो संधि होती है जो दो जल मार्गों को जोड़ती है और जो दो स्थल मार्गों को अलग करती है, वो क्या कहलाती है, जल संधि। ठीक है, जल संधि। जैसे कि ये देखो, यहाँ पर आपको देखोगे तो आपको मिलेगी बेरिंग जल संधि, कल सही से आएगा बेरिंग जल संधि। जो बेरिंग जल संधि है, ऊपर देखो, ऊपर क्या है, ब्यूफोर्ट सी, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है बेरिंग सी। तो बेरिंग सी और ब्यूफोर्ट सी, इन दोनों को जोड़ने वाली क्या कहलाएगी, बेरिंग जल संधि। और ये अलग किस किस को कर रही है, अलास्का को किससे अलग कर रही है, रशिया के साइबेरिया से अलग कर रही है। इतना बात समझ में आ गया। ये हमने आज बेसिक किया, बाकी का कल देखेंगे। धन्यवाद।